नमस्कार। दबाव समूह के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं कि दबाव समूह का जो क्लासिफिकेशन है, जो इसका वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण को आमंड व पावेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दबाव समूह को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला, संस्थागत दबाव समूह। दूसरा, समुदायात्मक दबाव समूह। और तीसरा, गैर समुदायक दबाव समूह। और चौथा, प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। विद्यार्थियों, संस्थात्मक दबाव समूह की यदि हम चर्चा करें तो राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना और नौकरशाही में इसके रूप हमें दिखाई देते हैं। इनके अंतर्गत इनकी सक्रिय भागीदारी हमें दिखाई देती है और चूंकि ये अनौपचारिक संगठन होते हैं और ये स्वायत्त रूप से क्रियाशील भी रहते हैं अथवा विभिन्न संस्थाओं की छत्र छाया में ये पोषित रहते हैं और ये अपने हितों की अभिव्यक्ति करने के साथ साथ अन्य सामाजिक समुदायों के हितों का भी ये संवर्धन करते हैं, उनके हितों का ये प्रतिनिधित्व भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी उपस्थिति हमें पॉलिटिकल पार्टीज में दिखाई देती है, विधानमंडलों में दिखाई देती है और नौकरशाही में दिखाई देती है अथवा सेना में दिखाई देती है। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है समुदायात्मक दबाव समूह। इस समूह के अंतर्गत इनके हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं, अर्थात इनकी मुख्य विशेषता विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। विद्यार्थियों, ये अपने आधुनिक परिवेश में प्रत्येक देश की राजनीति में सक्रिय दिखाई देते हैं, जैसे व्यापारियों के संगठन, श्रमिकों के संगठन और विद्यार्थियों के संगठन। ये जितने भी प्रकार के संगठन हमको दिखाई देते हैं ये सभी समुदायात्मक दबाव श्रेणी की श्रेणी में आते हैं। तीसरा, विद्यार्थियों, जो इसका वर्गीकरण है वो यह है कि गैर समुदायात्मक दबाव समूह और गैर समुदायात्मक दबाव समूह अनौपचारिक रूप से अपने हितों की अभिव्यक्ति करते हैं। इनके संगठित संघ नहीं होते हैं और इनकी परंपरावादी दबाव गुट भी और इन्हें परंपरावादी दबाव गुट भी कह सकते हैं। गैर समुदायात्मक दबाव समूह में सांप्रदायिक और धार्मिक समुदाय, जाति समुदाय आदि की गिनती की जा सकती है। जितने भी जातीय संगठन हैं, जितने भी धार्मिक संगठन हैं, जितने भी सांप्रदायिक के आधार पर बने संगठन हैं, उन सबको हम गैर समुदायात्मक दबाव समूह की श्रेणी में रख सकते हैं। आमंड पावेल जी ने रखा है। विद्यार्थियों, अगला वर्गीकरण प्रदर्शनात्मक दबाव श्रेणी की श्रेणी में आता है। ये अपनी मांगों को लेकर
अवैधानिक असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हुए दंगे भी कर सकते हैं, राजनीतिक हत्या भी कर सकते हैं, आक्रामक रुख भी अपना सकते हैं, प्रदर्शनात्मक तरीके से हिंसक साधनों का प्रयोग करते हुए विरोध दिवस मनाना, हड़ताल करना, सत्याग्रह करना, धरना देना, अनशन करना, घेराव करना, इनके सभी उपायों के अंतर्गत माने जा सकते हैं। और ये शासन के ढांचे को, उसकी नीति को, उसकी नीति निर्माण को, इसकी नीति के क्रियान्वयन को निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रभावित करते रहते हैं। विद्यार्थियों, यदि हम चर्चा करें भारतीय राजनीति में, तो भारतीय राजनीति में ये दबाव समूह कैसे अपने कार्यों को करते हैं, उसकी हम यदि चर्चा करें तो आगे बढ़ते हुए कह सकते हैं कि एशिया की राजनीति के 3 अध्येताओं काहिन, पे, पार्क एवं टिंकर यह निष्कर्ष निकालकर कहते हैं कि भारत पर भी ये चीज दबाव समूह वाली व्यवस्था लागू होती है। पश्चिमी देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं में हित समूह की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है, जबकि गैर पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं हुआ है। और भारत में अमेरिका की तुलना में दबाव समूह विकसित नहीं हो पाए जितना कि पश्चिमी देशों में हुए। विद्यार्थियों, यद्यपि कतिपय व्यवसायी संगठन, कुछ व्यवसायी संगठन दबाव समूह के रूप में सक्रिय अवश्य दिखाई देते हैं, किंतु अन्य समुदायों के दबाव समूह मध्यम वर्गीय नेतृत्व के कारण सक्रिय रूप में राजनीति की प्रक्रिया में निर्णयों को आधुनिक ढंग से प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं और आर्थिक विपन्नता के कारण दबाव समूह की मांग तथा शासकीय सामर्थ्य के मध्य बहुत बड़ा अंतर भारत में दिखाई देता है। सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार के कारण, उसके चलन के कारण, राजनीतिक अधिकारों की वृद्धि के कारण और जनता को प्राप्त विशेषाधिकारों एवं आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में नियोजित कार्यक्रमों के विस्तार के कारण भारत की राजनीतिक संरचना में संगठित दबाव और हित समूह का अब विस्तार होता जा रहा है। यदि हम इसकी इतिहास को देखें, इसके बैकग्राउंड को देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि आजादी से पूर्व भी अनेक हित समूह भारतीय राजनीति में क्रियाशील रहे हैं, जैसे ब्रह्म समाज, धर्म सभा, तरुण बंगाल ग्रुप, सत्य शोधक समाज, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इत्यादि समूहों ने समाज सुधार के क्षेत्र में कार्य किया। विद्यार्थियों, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आमंड और कॉलमैन का यह कहना है कि दक्षिण एशिया के प्रारंभिक आधुनिक समुदाय यथार्थ में हित समूह ही थे, न कि राजनीतिक दल। कांग्रेस, मुस्लिम लीग इत्यादि का ध्येय तो मात्र मध्यम वर्ग के हितों की अभिवृद्धि करना था, इसलिए इन्हें प्रारंभिक दबाव समूह कहा जा सकता है, प्रारंभिक हित समूह कहा जा सकता है। जैसा कि एक इतिहासकार ने कहा है कि इनका ध्येय, इनका उद्देश्य, इनका लक्ष्य, इनका एम प्रचलित वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत शासन को प्रभावित करना मात्र ही था। बाद में कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई। हित समूह से राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तन की इस घटना ने भारतीय राजनीति में
उदित होने वाले दबाव समूह के स्वरूप और ढांचे को प्रभावित किया। कांग्रेस भी एक जन आंदोलन के रूप में संगठित होने लगी। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कृषक संघों, श्रमिक संघों, छात्र समुदायों आदि का निर्माण किया। अतः यह कहना उचित होगा कि स्वाधीनता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसमें भांति भांति के हित समुदाय संगठित होकर अपने हितों की अभिवृद्धि करने लगे थे और मुस्लिम समाज के हितों की अभिवृद्धि के लिए भी मुस्लिम लीग ने उस काल में काफी कार्य किया, अर्थात वो सक्रिय रही। मुस्लिम लीग के प्रभाव को संतुलित करने के लिए हिंदू महासभा की स्थापना की गई और भारत में कई प्रकार के दबाव समूह हैं। ये दबाव समूह देश की सामाजिक संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्रों, प्रोफेसर मॉरिस जोन्स यही कहना चाहते हैं कि यदि भारतीय शासन व्यवस्था को सही ढंग से समझना है तो गैर सरकारी एवं अज्ञात संगठनों की गतिविधियों का अध्ययन करना उपयोगी और अपरिहार्य है। मित्रों, भारतीय राजनीति में क्रियाशील दबाव समूह को आमंड पावेल ने जिस प्रकार से 4 भागों में विभाजित किया है, 4 वर्गों में विभाजित किया है, संस्थात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह और प्रदर्शनात्मक दबाव समूह, इन चारों के वर्गीकरण का यदि हम उदाहरण देखें तो पहले नंबर पर संस्थात्मक दबाव श्रेणी के अंतर्गत कांग्रेस की कार्य समिति, कांग्रेस के संसदीय बोर्ड, मुख्यमंत्री क्लब, केंद्रीय चुनाव समिति, नौकरशाही, सेना, इनको देख सकते हैं। मित्रों, यदि हम समुदायात्मक दबाव समूह के उदाहरण देखें तो इसके अंतर्गत छात्र संगठन, श्रमिक संगठन, वाणिज्यिक संगठन, कृषक संगठन, कर्मचारी संगठन, सांप्रदायिक संगठन इत्यादि की गिनती कर सकते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, यदि हम असमुदायात्मक दबाव समूह के उदाहरण देखें तो जितने भी धार्मिक संगठन हैं, जितने भी जातीय संगठन हैं, जितने भी भाषागत संगठन हैं, जितने भी युवा संगठन हैं, उन सभी को इसकी श्रेणी के अंदर रख सकते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, प्रदर्शनात्मक दबाव समूह के अंतर्गत हम नक्सलवादी संगठन, नवनिर्माण समिति, सर्वोदय, तरुण सेना, संग्राम परिषद, अखिल असम संघ और ये जितने भी प्रदर्शन करने वाले संगठन हैं, उन सभी को इसके अंतर्गत रख सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आमंड और पावेल ने भारतीय राजनीति में इन 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दबाव समूह के बारे में विस्तार से बताया है। इसके अलावा यदि हम बात करें माइनर व्हीनर की, तो माइनर व्हीनर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्केर्सिटी में भारतीय दबाव राजनीति का विश्लेषण किया है और यह है उनकी वैज्ञानिक रचना। मित्रों, व्हीनर महोदय ने स्टेशनरी कोचनिक के ग्रंथ में बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया
के अंतर्गत भारतीय राजनीति में व्यावसायिक दबाव समूह की भूमिका का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत किया और बीनर तथा कॉस्निस के निष्कर्षों के अनुसार भारत में दबाव समूह और हित समूह की जो विशेषताएं दिखाई देती है उनकी यदि हम चर्चा करें तो पहली विशेषता जो है वो यह है कि भारतीय राजनीति में परंपरावादी दबाव समूह कौन से, जैसे जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं दबाव समूह, जैसे जातिगत दबाव समूह, धर्म वाले दबाव समूह, समुदाय वाले दबाव समूह, प्रादेशिक गुटों के वाले दबाव समूह निर्णायक भूमिका अदा करते हैं और अधिकांशतः राजनीतिक दल राजनीति और समुदाय के आधार पर ही अपने अनुयायियों को संगठित करते हैं। किसके आधार पर? धर्म और जाति के आधार पर। दूसरी इसकी जो विशेषता दिखाई देती है वो ये है कि अधिकांशतः समुदायात्मक दबाव समूह पर राजनीतिक दलों का नियंत्रण रहता है। किस पर? समुदायात्मक जितने भी दबाव समूह हैं उन सब पर पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्रोल रहता है और उनका नेतृत्व राजनीतिक दलों के नेताओं के हाथों में ही केंद्रित होता है और उन्हें दल के पीछे दलीय सत्ता भी कहा जा सकता है। इस आधार पर उन्हें दल के पीछे दलीय सत्ता भी कहा जा सकता है, किंतु यह भी एक विचित्र सत्य है, कटु सत्य है कि प्रमुख व्यावसायिक हित समूह दलीय नियंत्रण से स्वायत्त है, अलग है। मित्रों, विद्यार्थियों, यदि हम तीसरे इसकी विशेषता का वर्णन करें तो वो यह है कि अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए कतिपय कुछ राजनीतिक दलों ने अर्धसैनिक स्वरूप वाले गुप्त संगठनों का भी निर्माण किया है या करते हैं। विद्यार्थियों, इसकी विशेषताओं का बारी बारी से हम अगली वीडियो में विस्तार से पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।